आप देख रहे हैं खबर तो समझिए। और सबसे पहले बात लालू प्रसाद से जुड़ी एक बड़ी खबर की। लालू प्रसाद के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है। नौकरी के बदले जमीन देने से जुड़ा हुआ यह मामला। रेल मंत्री रहते नौकरी देने का आरोप है और दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में यह चार्जशीट दाखिल की गई है। सीबीआई ने यह दायर की है चार्जशीट और परिवार के सदस्यों के खिलाफ जांच जारी रहेगी। यह बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, जिसमें और सुशील पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर। सुशील पांडे, क्या खबर है? सुशील, क्या खबर है? तो सीबीआई ने दायर की है चार्जशीट। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लालू प्रसाद से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। 2004 से 2009 तक रेल मंत्री थे लालू प्रसाद। आरोप यही है कि नौकरी के बदले जमीनें ली गई थी और लालू प्रसाद के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दायर कराई है और नौकरी से बदले जमीन से जुड़ा हुआ यह मामला है। चलिए खबर को समझाते हैं। लालू प्रसाद 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री थे और 2004 से 2009 में रेलवे में यह नियम था कि जो 4th ग्रेड कर्मचारियों की जो बहाली है, जो नियुक्ति है, वो जीएम अपने स्तर पर कर सकते थे। तो इस नियम के तहत कई तरह की बहालियां होती थी और इसी लूप होल्स का फायदा उठाया गया था। आरोप यही है कि पटना समेत बिहार के अलग अलग जिलों में 4th ग्रेड की नौकरी चाहने वालों से जमीनें लिखवा ली गई थी। उसके बदले नौकरियां दी गई और अलग अलग लोगों के नाम पर जमीनें लिखवाई गई और इसी की पड़ताल सीबीआई कर रही है। अब इस केस में भोला यादव की गिरफ्तारी हुई थी। भोला यादव उस वक्त लालू प्रसाद के ओएसडी थे। सुशील हमारे साथ फोन लाइन पर। सुशील, जरा बताइए क्या है खबर? जी देखिए, साफ तौर से ये लैंड फॉर जॉब स्कैम का मामला था, जिसमें फिलहाल सीबीआई की तरफ से एक कदम आगे बढ़ के एक चार्जशीट अब इस मामले में दाखिल की गई है। हालांकि सीबीआई की तरफ से 35 पेज की यह चार्जशीट दाखिल की गई है, जिसमें न केवल उस समय रेल मंत्री रहे लालू यादव का नाम शामिल किया गया है, बल्कि उनकी पत्नी राबड़ी देवी और उनकी बेटी मीशा भारती का भी नाम शामिल किया गया है। हालांकि सीबीआई की तरफ से ये जानकारी कोर्ट में दी गई है कि इस पूरे मामले से जुड़े हुए कुछ और एविडेंस फिलहाल सीबीआई को मिले हैं, इसलिए फिलहाल ये 35 पेज की चार्जशीट दाखिल की गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट में इस पूरे मामले में चार्जशीट दाखिल की गई है। उम्मीद ये है कि आने वाले 1-2 दिनों के भीतर कोर्ट इस पूरे मामले पर यानी कि इस चार्जशीट पर संज्ञान लेगा। उसके बाद लालू यादव और राबड़ी देवी और साथ ही साथ मीशा भारती को समन जारी करेगा। ये कोर्ट प्रोसीजर होता है कि जब चार्जशीट दाखिल की जाती है तो उसके बाद आरोपियों को समन किया जाता है। लेकिन इस मामले में जो की एक्यूज थे भोला सिंह, जो उस समय तत्कालीन रेल मंत्री के ओएसडी थे, उनको फिलहाल सीबीआई ने अरेस्ट किया था। हालांकि उनको फिलहाल जमानत दी गई है मेडिकल ग्राउंड पर और भोला सिंह अभी फिलहाल बाहर है। लेकिन कोर्ट ने ये कंडीशन लगाया था कि अगर सीबीआई की तरफ से नए एविडेंसेस इस मामले में दाखिल किए जाएंगे तो सीबीआई उनको रिकॉल कर सकती है। तो ये फिलहाल चार्जशीट कहीं ना कहीं लालू यादव के लिए आने वाले समय में मुश्किल भरा हो सकता है। देखना बेहद अहम होगा कि सीबीआई के जांच का दायरा आने वाले समय में कितना आगे बढ़ता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील तमाम जानकारियों के लिए। जनसुराज पदयात्रा के छठे दिन प्रशांत किशोर ने गौनाहा प्रखंड के देवराज से पदयात्रा शुरू की। सीएम नीतीश पर लगातार हमलावर रहे प्रशांत इस बार डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर तंज कसते नजर आए। तेजस्वी यादव ने कहा कि जो प्रशांत किशोर हैं उन्होंने अपनी बातें कही। उन्होंने कहा कि लालू जी का लड़का 9वीं पास है और वो डिप्टी सीएम है। अगर आपका बच्चा 9वीं पास होगा तो क्या उसे चपरासी की भी नौकरी मिल पाएगी? लालू जी के लड़का 9वां पास बा तो वो बनता का मुख्यमंत्री, और और लड़का 9वां पास रही तो चपरासियों को नौकरी मिली? बताई दे जरा, मिले के चाहिए ना मिली। लेकिन जेकर बाबूजी विधायक बाड़न, जेकर बाबूजी मंत्री मुख्यमंत्री बाड़न, उनकर लड़का 9वां फेल रही तो ओकरा नौकरी मिल जाये। हमार राजा बन के रही। एक बार फिर अमित शाह को बिहार में हुंकार भरने वाले हैं। 11 अक्टूबर को अमित शाह जेपी की धरती से सियासत को साधेंगे। तो जाहिर तौर पर अमित शाह के बिहार दौरे से महागठबंधन के नेताओं की टेंशन बढ़ गई है। लिहाजा शाह के दौरे से पहले सरकार भी पूरी तरह से एक्टिव मूड में है। शाह के दौरे से पहले सियासत एक्टिव। भारत माता की, भारत माता की। शनिवार को सिताब दियारा जाएंगे नीतीश। तो कल ही हम जरा एक बार जरूर हम वहां पहुंचेंगे। सीएम योगी को नीतीश कुमार ने लिखी चिट्ठी।
एक हिस्सा यूपी का है, तो उसी समय कहा गया था कि यूपी वाले भी इस काम को कर दें। वंदे वंदे वंदे, बहुत बहुत धन्यवाद। 11 अक्टूबर को देश के गृह मंत्री अमित शाह जेपी की जन्मस्थली सिताब दियारा आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही सियासत एक्टिव हो चुकी है। अगले 11 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सिताब दियारा पहुंचने वाले हैं। इसको लेकर बिहार भाजपा ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रखी है। केंद्रीय गृह मंत्री के आने के पहले शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सिताब दियारा पहुंच रहे हैं। दरअसल शनिवार को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि है। उसके ठीक पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में मुख्यमंत्री आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सिताब दियारा में लोकनायक जयप्रकाश नारायण स्मृति भवन सह पुस्तकालय से मुख्य सड़क तक नवनिर्मित सड़क का लोकार्पण किया। साथ ही यहां अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में उत्क्रमित करने की भी घोषणा की। अमित शाह के दौरे से पहले खुद नीतीश कुमार शनिवार को जेपी के गांव पहुंचने वाले हैं। तो 7 तारीख है और कल 8 तारीख को उनकी पुण्यतिथि जेपी की, तो कल ही हम जरा एक बार जरूर हम वहां पहुंचेंगे और एक एक चीज को हम जरा देख भी लेंगे। तो कल भी हमारे मन में इच्छा है कि हम एक बार वहां जा करके और जो जो चीज हो गया है इसको भी देख लेंगे, और फिर जब आप लोग को बता ही दे रहे हैं और कुछ बताइएगा कि अभी इसके अलावा और कुछ होना चाहिए, तो आप लोग का बात सुनेंगे और उसके आधार पर और भी अगर कुछ करना बाकी है तो उसके लिए भी हम लोग जरूर करने की कोशिश करेंगे। जेपी के गांव सिताब दियारा का कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश में आता है, जिसे लेकर नीतीश कुमार ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र भी लिखा है। 18 में बिहार सरकार रिंग बांध और कटाव निरोधी कार्य को पूरा कर लिया, लेकिन ये बात यूपी से भी हुई थी कि भाई एक हिस्सा तो बिहार का है, एक हिस्सा यूपी का है, तो उसी समय कहा गया था कि यूपी वाले भी इस काम को कर दें ताकि इस गांव में कभी किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। और जेपी का गांव है तो लोग जाना चाहेंगे और सब कुछ जो किया जाएगा, और आपको तो मालूम ही ना भाई। 11 अक्टूबर को जेपी के गांव सिताब दियारा अमित शाह आ रहे हैं। यकीनन निशाने पर लालू, नीतीश और कांग्रेस होंगे। उससे पहले ही नीतीश कुमार का एक्टिव होना इशारा करता है कि बीजेपी के ऑफेंसिव गेम से पहले ही सरकार डिफेंसिव मोड में आ चुकी है। पटना से न्यूज 18 के लिए संजय कुमार की रिपोर्ट। और अब आप अमित शाह के छपरा दौरे से पहले सियासत का जो सस्पेंस है वो प्लान समझिए। सत्ता से अलग होने के बाद बीजेपी एक्शन मोड में है और 17 दिन में बिहार में अमित शाह का यह दूसरा दौरा होगा। 23 और 24 सितंबर को अमित शाह बिहार के दौरे पर थे। याद कीजिए 17 दिनों के अंतराल पर अमित शाह दूसरी बार बिहार आ रहे हैं और 11 अक्टूबर की तारीख होगी जयप्रकाश नारायण की जयंती है और जेपी की जयंती के मौके पर अमित शाह का बिहार दौरा हो रहा है। उम्मीद यह है कि अमित शाह छपरा की रैली से महागठबंधन पर तीखा हमला करेंगे। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद संपूर्ण क्रांति में जेपी के शिष्य हुआ करते थे। संपूर्ण क्रांति कांग्रेस सरकार के खिलाफ छेड़ा गया आंदोलन था। उसी दौरान देश में आपातकाल भी लगाया गया था और बीजेपी को छोड़कर नीतीश कुमार कांग्रेस और आरजेडी के साथ चले गए और अमित शाह इसी बात को केंद्र में रखकर नई सरकार को निशाने पर ले सकते हैं। अमित शाह यह संदेश देने की कोशिश कर सकते हैं कि किस तरह से देश में आपातकाल लाने वाली कांग्रेस के साथ नीतीश गलबहियां कर रहे हैं और अमित शाह इसी गठबंधन पर चोट कर सकते हैं। तो जाहिर है उससे पहले ही सरकार एक्टिव है। मतलब साफ है कि सरकार को शाह के दौरे से पहले सियासत का आभास हो चुका है, लिहाजा उसके पहले नीतीश सरकार एक्टिव मोड में है। बढ़ते हैं आगे, बाघ की बात करेंगे। बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का बाघ आदमखोर हो चुका है। 9 महीने में 8 और पिछले 2 दिन में 2 लोगों का शिकार किया है बाघ ने, लिहाजा खतरे को देखते हुए बाघ के एनकाउंटर का आदेश जारी किया गया है। 26 दिनों में 400 वनकर्मियों की टीम आदमखोर को तलाश कर रही है। बिहार के टाइगर रिजर्व में आदमखोर। आदमखोर बाघ का होगा एनकाउंटर। यही है वो आदमखोर बाघ जो दबे पांव आता है।
लोगों को मौत की नींद सुलाकर भाग जाता है। ये आदमखोर पिछले 5 महीनों में 7 लोगों को शिकार बना चुका है। पिछले 2 दिनों में इसने 2 लोगों को अपना शिकार बनाया है। खतरे को देखते हुए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी NTCA ने आदमखोर बाघ के एनकाउंटर का आदेश जारी कर दिया है। बाघ को मारने का ऑर्डर एक प्रक्रिया के तहत दिया जाता है। एक प्रक्रिया होती है जब वो निर्धारित हो जाता है कि वो बाघ जो है अपना जो वाइल्ड नेचर है, जंगल में रहने की प्रवृत्ति को छोड़ चुका है, पूरी तरह से जो है हैबिटेशन के अंदर पूरी तरह से जो है मानव वाले जहाँ पे मनुष्य रहते हैं उस एरिया में रहने का आदी हो गया है, तब उसके बाद जो है उसका ऑर्डर दिया जाता है। उस सारी प्रक्रिया को फॉलो करते हुए जो भी विशेष ऑर्डर वो सारे ऑर्डर दिए जा चुके हैं। अब आगे की कार्रवाई हम लोग द्रोणा, बालाजी, मणिकंठा और राजा ये 4 गजराज वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के आसपास के इलाकों की खाक छान रहे हैं। चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है। खेत खलिहान से लेकर मचान तक उस बाघ की तलाश हो रही है जो नरभक्षी हो चुका है। बाघ के एनकाउंटर के साथ ही बाघ को ट्रैप करने की भी कोशिश की जा रही है। तो इन सबको देखते हुए ये निर्णय लिया गया है कि अब यह बाघ जो है मनुष्य के लिए खतरा बन गया है और इसको देखते हुए चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ने इसको डेंजरस टू ह्यूमन लाइफ डिक्लेयर कर दिया है और एक फॉर्मल ऑर्डर पास करना होता है। वो ऑर्डर उन्होंने पास किया है कि इसको एलिमिनेट किया जाए। आदमखोर को पकड़ने के लिए वन विभाग ने 400 लोगों की पूरी फौज मैदान में उतार दी है। 60 फॉरेस्ट गार्ड, 5 वैन, 4 बड़े जाल, 2 ट्रैंकुलाइजर गन, 2 ट्रैक्टर, 40 CCTV कैमरे और 1 ड्रोन की मदद ली जा रही है। इसके साथ साथ 3 थानों के पुलिस और STF के जवानों की भी तैनाती है। बगहा से न्यूज 18 के लिए मुन्ना राज और पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। समझिए कि बगहा का बाघ कितना खतरनाक हो चुका है और उसे पकड़ने के लिए क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं। बाघ 5 महीनों में 7 लोगों को मार चुका है। बाघ का जो आतंक है लगातार लोगों में फैलता जा रहा है। चकमा देकर लोगों को शिकार बना रहा है बाघ। 400 लोगों की टीम बाघ को खोज रही है, अब तक असफल है और हर 20 मीटर पर 2 वनकर्मी को तैनात किया गया है। 60 फॉरेस्ट गार्ड हैं, 5 वैन हैं, 40 CCTV लगे हैं, 2 ट्रैंकुलाइजर गन की मदद ली जा रही है, 2 ट्रैक्टर, 1 ड्रोन, ये सभी लगे हैं बाघ को पकड़ने के लिए। और बाघ के पीछे 4 हाथियों को भी लगाया गया है। लगातार ट्रैकिंग की जा रही है। अधिकारी ट्रैक कर रहे हैं बाघ किधर जा रहा है, उसकी हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं और खतरे को देखते हुए बाघ को मारने का आदेश जारी कर दिया गया है। गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि के बाद दियारा के गांव के लोगों की परेशानी बढ़ गई है। नेपाल में हो रही है बारिश और गंडक का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। पहाड़ी नदियां उफान पर हैं और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए CM नीतीश ने आज खुद जायजा लिया है। जल संसाधन विभाग भी अलर्ट पर है। पानी के आगे बेबस जिंदगी की ये तस्वीरें बगहा की हैं। दियारा के गांव के घरों में 3 से 4 फीट तक पानी भरा है, जिसकी वजह से लोग मचान पर चूल्हा रखकर खाना बनाने को मजबूर हैं। दरअसल नेपाल में लगातार बारिश के कारण गंडक के जल स्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में दियारा के लोग सुरक्षित स्थान पर पलायन कर रहे हैं। पीड़ित लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। इस गांव में बाढ़ आयल बाटे। इस साल में 3 बार बाढ़ आ गई। 3 बेर आयल, 2 बार तो पुले पर भाग के आदमी गए लगे। ई बड़े अचानक में आयल बाटे। कहाँ लइका फैका हमनी के रहे के व्यवस्था नहीं है। इस साल में 2-4 बार बाढ़ आ चुका है। थोड़ा बहुत हमेशा आता है, लेकिन इस टाइम 2 टाइम ज्यादा बाढ़ आ चुका है। लेकिन हम लोग पिछला बेर तो जाकर सब बांधा पर गुजर बसर किए हैं। अचानक पानी इतना ज्यादा आ गया है, वो समस्या नहीं है। पानी के डिस्चार्ज को देखते हुए वाल्मीकि नगर बराज से सभी 36 गेट को खोल दिया गया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए CM नीतीश कुमार ने वाल्मीकि नगर गंडक बराज का जायजा लिया। हुए हैं तो पूरे वाल्मीकि नगर गंडक बराज में किस तरह से नदी में डिस्चार्ज बढ़ने के बाद क्या हालात हैं और गंडक बराज पर किस तरह का कंट्रोलिंग व्यवस्था चल रही है, तटबंधों और सुरक्षा पर कैसे निगरानी रखी जाती है, तमाम बिंदुओं पर मुख्यमंत्री एक चीज़ को गहराई से देख रहे हैं। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि वाल्मीकि नगर गंडक बराज की हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री
यहाँ अधिकारियों से जायजा ले रहे हैं और बाढ़ प्रभावित इलाकों में किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है, क्या व्यवस्था की गई है। सीएम नीतीश कुमार ने वाल्मीकि नगर में गंडक बैराज का जायजा लेने के बाद अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए हैं। प्रशासन से लेकर के डिपार्टमेंट तक पूरा का पूरा एकदम अलर्ट है, तो उसी को देखने के लिए हम लोग आए कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं और ज्यादा बाढ़ की स्थिति हो जाए, तो उसकी के चलते हम लोग देखने आए थे। तो अभी तो फिर थोड़ा घटने लगा है, लेकिन संभावना है कि फिर थोड़ा सा बढ़े, लेकिन तो फिर ऐसी स्थिति में ही हर जगह अलर्टनेस उसी को देखने ही। गंडक में बढ़ते जलस्तर को लेकर जल संसाधन विभाग भी अलर्ट पर है। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा कि बाढ़ की स्थिति को देखते हुए अगले 3 दिन काफी अहम हैं। ये समय होता था कि अब बाढ़ खत्म हो गया, नॉर्मली विभाग में माना जाता था, और इस समय इतना पानी आ जाना उसके वो कहीं से भी समझ में नहीं, इस समय नहीं आता था इतना पानी जितना गंडक में आ गया है। लेकिन हम लोग बिल्कुल अलर्ट है, जो हमारा फ्लड फाइटिंग का मटेरियल काम है वो सारा कुछ हो रहा है, और लेकिन अगला जो 3 दिन है वो इम्पोर्टेंट है। नेपाल में लगातार बारिश के कारण गंडक के साथ कुछ पहाड़ी नदियां भी उफान पर हैं। एहतियातन नदी में नावों के परिचालन पर रोक लगा दिया गया है और तटबंधों पर 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। पटना से संवाददाता शैलेंद्र के साथ बगहा से संवाददाता मुन्ना राज की रिपोर्ट। दुमका से खबर, जहां मारुति को भी जलाकर मार डाला गया। इसके पहले भी कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। सवाल है कि कब तक जलाई जाती रहेंगी बेटियां। मर गई दुमका की मारुति। रिम्स का इलाज भी दुमका की बेटी को बचा न पाया। मारुति पर राजेश राउत की बुरी नजर थी। शादीशुदा होते हुए शादी का दबाव डाल रहा था। मारुति ने शादी से इनकार किया तो वैशी राजेश रात के 1 बजे घर में घुसा और पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। देखते ही देखते मारुति 90% जल गई। घर वाले पहले दुमका के झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले गए, लेकिन तबीयत सुधरने की बजाय तबीयत बिगड़ती जा रही थी। आनन फानन में मारुति को रांची रिम्स लाया गया, लेकिन उसे बचाया न जा सका। यही रिम्स अस्पताल में से दुमका के बाद लाया गया है, जहां पर इसकी हालत गंभीर हो गई थी। उन्हें रिम्स रेफर किया गया, लेकिन यहां लाते ही जो पीड़िता है उसने अपना दम तोड़ दिया है। उनके परिवार वाले फिलहाल यहाँ मौजूद हैं, जो कि बिलक बिलक के रो रहे हैं। किसी तरह उनको अपनी बेटी चाहिए थी। मारुति झारखंड की इकलौती बेटी नहीं है जिसे सन की आशिक ने जलाया हो। इसके पहले दुमका में ही 23 अगस्त को सन की शाहरुख को पेट्रोल डालकर जला दिया था। ने रिम्स में दम तोड़ दिया। ऐसी ही घटना चतरा में भी हुई थी। 5 अगस्त की रात सोते समय चतरा की बेटी पर वहशी संदीप ने एसिड फेंक दिया था, जिसे पहले रिम्स में भर्ती कराया गया और फिर एयरलिफ्ट कर बेहतर इलाज के लिए दिल्ली ले जाया गया। ऐसी और न जाने कितनी घटनाएं हैं जो चर्चा में आने के पहले ही दबा दी गई। सवाल है कि आखिर कब तक जलाई जाती रहेंगी बेटियां? कब तक आधी आबादी पर होगा अत्याचार? क्या झारखंड में सुरक्षित नहीं है बेटियां? न्यूज 18 के लिए दुमका से नितेश कुमार और रांची से रूपाली त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बात करेंगे क्रिकेट की, तो रांची में क्रिकेट का खुमार चढ़ चुका है। 9 अक्टूबर को रांची के JSCA स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मैच होने वाला है। ऐसे में खिलाड़ी जब रांची के रेडिसन होटल पहुंचे तो उनकी एक झलक पाने के लिए होटल के पास क्रिकेट फैंस की भीड़ उमड़ पड़ी। जायजा लिया कोमल बहल ने। तो भारतीय इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के होम टाउन यानी रांची में क्रिकेट की खुमारी लोगों के सिर चढ़कर बोल रही है। जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद है रांची के रेडिसन ब्लू होटल के बाहर, जहाँ पे तस्वीरों के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में लोगों की बात करें, जिला प्रशासन के लोगों की बात करें तो यहाँ पे वो इकट्ठे हुए हैं। अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पे खिलाड़ियों का जो दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी है या इंडियन क्रिकेट टीम के खिलाड़ी है वो रेडिसन होटल पहुंचे हैं। लखनऊ से वो निकले थे, रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचे, जिसके बाद 2 बसों में सवार होकर के खिलाड़ी जो है वो रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचे, जहाँ पर उनका भव्य स्वागत किया गया। ट्रेडिशनल डांस के साथ उनका स्वागत किया गया है, टीका लगा करके उनका स्वागत किया गया है। भारतीय संस्कृति में जैसा कि हम देखते हैं, अगर हमारे घर पे कोई मेहमान आता है तो हम टीका लगाते हैं, उस तरह से उनका स्वागत करते हैं। ऐसे में भारी संख्या में क्रिकेट दीवाने जो है, क्रिकेट फैंस जो है, अपने खिलाड़ियों का दीदार करने के लिए भी पहुंचे हैं। कहाँ से पहुंचे हुए हैं? मैं रांची में रहता हूँ। रांची में रहते हैं। कैसा लगा? अभी हम लोग अक्सर टीवी चैनल के माध्यम से देखते हैं, अगर ईशान किशन की बात कर ले, शार्दुल ठाकुर की बात कर ले, चहल की बात कर ले, पहली बार उनको लाइव देखे हमने। चहल नहीं था।
चहल नहीं था। हाँ राहुल चहर, हाँ राहुल चहर, हाँ वो था। शार्दुल ठाकुर थे, श्रेयस अय्यर थे, कुलदीप यादव को मैं देखा, अच्छा लगा मेरे को। ऐसा नहीं है मैं पहली बार देखा, मैं पहले भी देखा हूँ, मैच में भी देखूंगा। मैच देखने जाएंगे? बिल्कुल जाऊंगा। कितना इंतजार है मैच देखने का आपको? मैच तो कोई भी मैच हो हम लोग को इंतजार तो बहुत रहता है, कोई भी मैच रहता है, चाहे कहीं पे भी हो हम लोग मैच देखते हैं, चाहे टीवी में देखे या चाहे लाइव देखने का दूसरा ही थोड़ा मजा है। बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हुआ कि हमारे रांची ऐसे स्थान पे जहाँ हम रांची को जोहार करते हैं। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। इंडिया